अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द होम्योस्टेसिस। ये चैप्टर नंबर 11 का पार्ट है। हम आज पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में कि होम्योस्टेसिस क्या है और इसका क्या फंक्शन है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे पहले कि आप जानते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इवॉल्व हुए थे, तो इन्होंने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अडॉप्ट किया था कि जैसा इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग वो रहने लग गए थे। तो इस दौरान जो इन्वायरमेंट था उसमें डिफरेंट चेंजेस होती रही, उनमें डिफरेंट कंडीशंस आते रहे। तो ऑर्गेनिजम्स ने भी खुद को उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूसली चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह जो उन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस थी उसने उनकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें फिर बहुत टाइप की चेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो डेली चेंजेस हो रही थी, तो उनकी इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस होना रिक्वायर्ड थी। तो उन्हें काफ़ी इफ़ेक्ट्स होने लगे। तो उसको एडजस्ट करने के लिए उनकी बॉडी ने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट करने की कोशिश की। तो क्या कैसे की? होम्योस्टेसिस की मदद से की। कि होम्योस्टेसिस जो है, इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। कि what is the homeostasis? होमो मीन्स सेम एंड स्टेसिस द कंडीशन, स्टीडी कंडीशन। तो अब क्या होता है कि वो कंडीशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। बाहर जो चेंजेस आएगी वो इंटरनल को इतना कांस्टेंट रखेगा ताकि वो चेंजेस उसकी लाइफ को अफेक्ट ना कर पाए। तो होम्योस्टेसिस का जो वर्ड था, इट वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1926। कुछ जगहों पे 1932 लिखा है, 29 भी लिखा हुआ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन इट। तो कि वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने 1926 में इस टर्म को कॉइन किया था कि होम्योस्टेसिस का वर्ड फर्स्ट टाइम इस बंदे ने यूज़ किया था। लेकिन द कंसेप्ट वाज गिवन बाय द क्लॉड बर्नर्ड इन 1849। और ये जो होम्योस्टेसिस का कंडीशन था, कंसेप्ट था ना कि इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, तो वो किसने दिया था? क्लॉड बर्नर ने दिया था 1849 पे। तो अब होता क्या है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ द वाटर, सैल्यूट एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विच इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर देते हैं, तो अब इन तीनों को कांस्टेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर में चेंजेस आ जाएगी, दिस इज ऑल्सो हार्मफुल, सैल्यूट हार्मफुल, टेम्परेचर हार्मफुल। तो इनको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसको मेंटेन कैसे रखा जाएगा? कि इसको मेंटेन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं बॉडी के अंदर। नंबर 1, दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। वन बाय वन जरा इनको देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन इज व्हाट। ये क्या है? कि ऑस्मो का वर्ड वाटर से लिया जाता है, सो रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना, मेंटेन करना। सो इट विल बी द रेगुलेशन ऑफ द वाटर इनसाइड द बॉडी। सो द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड द सैल्यूट इनसाइड द बॉडी इज बाय प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन। कि वाटर और सैल्यूट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाएगा बाय प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करना, निकाल देना, बॉडी से बाहर निकाल देना। अब क्या होता है एक्सक्रीशन में? इट इज द एलिमिनेशन ऑफ द हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स, either they are in the form of solutes or they are in the form of water, will be eliminated from the body of the organism, right? तो उसको बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म से बाहर निकाला जाएगा। एक्सक्रीशन में जो मेन ऑर्गन है ह्यूमंस की या एनिमल्स की बॉडी में, दैट इज़ द किडनी। किडनी इसको हेल्प आउट करता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस में भी, एंड देन फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्प करता है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मा का वर्ड थर्म टेम्परेचर से निकाला गया है, थर्मल से, एंड रेगुलेशन में मीन्स रेगुलेट करना, मेंटेन करना। सो इस वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा कि क्या रेगुलेट करना है, कि टेम्परेचर को रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, कि इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि आपको तो ये पता है कि इन्वायरमेंट में चेंजेस होती रहती हैं,
टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर चेंज होगा वो इंटरनल इन्वायरमेंट की बॉडी को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। इसलिए ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को इतना मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है वो उसको बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पे आपके ब्रेन का पार्ट है दैट इज़ नोन एज द हाइपोथैलेमस, वो इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है बॉडी की। तो इस तरह बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। सो ये होम्योस्टेसिस सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि एनिमल्स में, प्लांट्स में, सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो होम्योस्टेसिस होती है प्लांट्स में किस तरह की होती है, फिर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है और किस तरह ये होगी, फिर देन उनको डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होती है, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होगी। देन फिर फर्दर कुछ ट्रीटमेंट्स हैं उनको भी स्टडी किया जाएगा। इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू हैव अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।